आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी। मेरे साथ मौजूद है कुमार श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्रीकांत भाई, जस्टिस वर्मा की जो भी दिक्कत परेशानियां हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भूतकाल में किया है, अब भविष्य में वो भूत उनको पकड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने अंदरूनी इंटरनल जांच में उनको दोषी पाया है और नरेंद्र मोदी की सरकार उनके खिलाफ आने वाले मानसून सत्र में महाअभियोग ला सकती है। अब कुछ लोग पूछेंगे, भैया ये महाअभियोग मतलब इम्पीचमेंट, मतलब उनको रगड़ देगी सरकार, उनके उनके कुकर्मों की सजा देगी उनको। अब देखिए, क्योंकि जज आदमी है, कानून से खेलना उनको आता है, तो उनके सामने ऐसा लोगों ने बताया है कि उनके लिए सबसे जो सही रास्ता है कि उनकी पेंशन वेंशन बची रहे, उन्हें मुकदमे से उनकी जान छूट जाए, वो है कि खुद आगे बढ़ के रिजाइन कर दें। लेकिन आपको क्या लगता है श्रीकांत भाई, रिजाइन कर देने से, नौकरी छोड़ देने से, नौकरी से इस्तीफा दे देने से उनके ये काले कुकर्म छुप जाएंगे और वो सजा से बच सकेंगे? आपको और दर्शकों को सभी को जय श्री राम। दरअसल इस मुद्दे पर आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा मैं बैकग्राउंड क्लियर कर दूं। ये जस्टिस वर्मा वही हैं जिनके दिल्ली स्थित आवास पर होली के दिन करोड़ों रुपए मिले, और वो कुछ रुपए जले हुए मिले और कुछ रुपए जो है जब एनडीएमसी के झाड़ू देने वाले सफाई कर्मी सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे वहां मिले। और जब आग लगी उस वक्त फायर ब्रिगेड आई और दिल्ली पुलिस के लोग भी आए, क्योंकि ये जस्टिस का मामला था और सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट के तीसरे नंबर के जस्टिस थे, यानी कि ये कॉलेजियम का हिस्सा थे। ये जिन नामों को रिकमेंड करते थे दिल्ली हाई कोर्ट में जज होने के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट को बाय डिफॉल्ट मानना पड़ता था। कॉलेजियम का हिस्सा थे और तीसरे नंबर के जज थे। अब दरअसल जब दिल्ली पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड पुलिस पहुंची तो उनको सारी चीजें वीडियोग्राफी करनी पड़ती है, क्योंकि मामला जुडिशरी का है। वीडियोग्राफी हुई, तमाम तरह की चीजें हुई और उसमें पता चला कि साहब करोड़ों रुपए, 500-500 के नोट जो है वो जले हुए वहां पर मिले। उसके बाद बड़ा बवाल हुआ, लेकिन इस मामले को दबा दिया गया। उसके बाद आपको पता है किस तरीके से दो न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को छापा और सोशल मीडिया पे ये बड़ा वायरल हुआ। और वायरल होने के बाद आनंद फानंद में सुप्रीम कोर्ट ने इनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी कि प्रयागराज, अभी उसका नाम बदला नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया और वहां पर इनको 14वें नंबर का जज बनाया। दरअसल ये आए भी वहीं से थे। 14वें नंबर का जज बना दिया। इनको ड्यूटी मिलती नहीं थी, रोस्टर में इनका नाम नहीं था, ऑफिस ये जाते नहीं थे, सैलरी इनको भरपूर चाण मिल रही थी। और इलाहाबाद बार काउंसिल ने इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा कि साहब ये डस्टबिन नहीं है कि आप किसी को भी उठा कर यहाँ डाल देंगे। और दरअसल उसके बाद जब प्रेशर पड़ा, जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा और जब अलग अलग मंचों पर वीपी वाइस प्रेसिडेंट ने बोला, अलग अलग बुद्धिजीवियों ने बोला, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीजीआई के सामने सारी चीजें बोली गई, तो आपको पता है पूर्व सीजीआई जस्टिस खन्ना ने किस तरीके से जांच आयोग की गठन किया। उस जांच आयोग ने जाकर सारी चीजें जांच पड़ताल की और उसमें तमाम वरिष्ठ जो जजेस होते हैं वो थे। और उसके बाद वो जांच आयोग की सिफारिश और कमेटी की जो चीजें निकल कर आई वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी आई, और जाहिर सी बात है वो निधि या फिर कहा जाए विधि मंत्रालय के पास आई। यानी कि मान लीजिए कि वो एक तरीके से नरेंद्र मोदी के पास गई। लेकिन आपने अखंड ब्रह्मांड में पूरे विश्व में सुना है कि जज के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, जज के खिलाफ जांच नहीं होगी, जज के खिलाफ किसी मामले में समन नहीं किया जा सकता। जज के अगर गाड़ी में अरबों रुपए कैश मिले तो भी उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, सीबीआई जांच नहीं हो सकती। जज की गाड़ी में बॉडी मिल जाए तो भी जांच नहीं होगी। तो ये केवल और केवल भारत में ही ये संभव है। तो भारत में जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई जांच नहीं होती। इससे पहले तमाम बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिनके खिलाफ महाभियोग आया है, उसमें दो बड़े जजेस हैं। वैसे सौमित्र सेन और जस्टिस मुखर्जी जो हैं उनके खिलाफ 2003 और 2011 में भी हो चुका है। लेकिन जस्टिस रामाकृष्णन के खिलाफ भी हुआ है, जिनका सुप्रीम कोर्ट में पक्ष जो है वो कपिल सिब्बल ने रखा था।
दरअसल देखिए, जो महाभियोग पहला आया था उसमें महज कुछ 2-4 लाख रुपए के लिए एक जज पर फंदा कसा, उसके बाद जज को इस्तीफा देना पड़ा और जज को इस्तीफा देना पड़ा, सारी चीजें हुई। लेकिन आप ये सोचिए, इनके पास करोड़ों रुपए आए, अरबों रुपए आए, लेकिन ये इस्तीफा देकर राजी नहीं है। थेथर होता है ना, थेथर। दरअसल अब मैं एक और चीज बताता हूँ कि जज जज दरअसल कमाई कैसे करते हैं। जज सीधे हाथ पैसा नहीं पकड़ता है, किसी मामले को पकड़ता नहीं है, मतलब सीधे पैसा नहीं पकड़ता है। उसके कुछ वकील होते हैं। दरअसल 2 प्रकार के वकील होते हैं, एक जिनका सेटिंग पुलिसिया होती है और दूसरे वकील जिनकी सेटिंग सीधे जज से होती है। जज से जो चाहे वो करवा लीजिए। तो दरअसल ये देखा जाता है कि साहब ये जज है तो इस जज के किस वकील के साथ बेहतर संबंध है। मतलब अगर इनके कोर्ट में केस गया है तो कौन सा वकील इनका जो है उठाने वाला है, आप समझ सकते हैं ना। दो जो तो उस वकील को पकड़ा जाता है, वो वकील सेट करता है, जज को पकड़ता है, जज से मनमाने फैसले दिलवा देता है और पैसा उस वकील के पास जाता है फीस के माध्यम में। आपको पता है, ये फीस का नाम होता है दरअसल, है ना। और बहुत सारे जजेस जो हैं वो अपने बेटा बेटी जो वकील होते हैं उनके माध्यम से लिखते हैं। और बहुत सारे एक और बात, आप जस्टिस वर्मा के घर में तमाम वकील हैं, जस्टिस वर्मा के घर में तमाम जजेस रह चुके हैं, तो कॉलेजियम का हिस्सा पहले रहे और कॉलेजियम, अब इनके फादर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रहे, कॉलेजियम का हिस्सा रहे। तो ये पुराने पापी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब महाभियोग आएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट में नहीं आ सकता। मैं आपको बताता चलूं कि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आएगा। जब दोनों में महाभियोग आएगा, उस पर वोटिंग होगी, उस पर बहस होगी, इम्पीचमेंट आएगा, उसके बाद जो है इनको उनके पद से हटाया जाएगा। जैसे ये पद से हटेंगे तब इनके खिलाफ एफआईआर जांच हो सकती है, एफआईआर दाखिल हो सकती है, सीबीआई जांच हो सकती है। ईडी पूछेगी साहब, जज साहब किसका पैसा था, कहां से आया, किसने दिया, कैसे, किस रूट से आया, या सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या है, तब सारी चीजें पता चलेंगी। लेकिन देखिए, इनके खिलाफ जांच कराने के लिए सबसे जरूरी है कि पहले इनको पद से हटाया जाए, क्योंकि ये खुद तो इस्तीफा देंगे नहीं, ये थे सर आदमी, इन्होंने क्लियर क्लियर बोल दिया है। बल्कि एक पीआईएल लगी सुप्रीम कोर्ट में, उनसे कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से कहा गया कि साहब जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच हुई है उसकी जो जो इंटैक्ट स्टोरी है, यानी कि जो चीजें निकली हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो है, जो रिपोर्ट निकली है, आप उसे पब्लिक डोमेन में कीजिए और इनके खिलाफ एफआईआर कीजिए। तो सीजीआई ने उस मामले को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को, माफ कीजिएगा, खारिज करते हुए ये बोला कि मोदी के पास जाओ और राष्ट्रपति के पास जाओ, एफआईआर करवाना है तो। ये इंक्लूडिंग, मतलब ये बहुत सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है, ये समझ से परे है, ये समझ से मतलब बिल्कुल अलग है कि कैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ तमाम सबूत होने के बावजूद एक एफआईआर नहीं होती, यानी कि इम्यूनिटी, इसे कहते हैं जुडिशियल इंक्रोचमेंट, जुडिशियल श्रीकांत भाई, इंक्रोचमेंट। हाँ श्रीकांत भाई, मेरा भी यही सवाल था। मेरा जो सवाल था ना, जो सवाल मैं आपसे पूछना था, आप खुद ही उस पे आ गए कि हाँ, ये क्या है कि इन जजों के खिलाफ 15 करोड़ रुपए कैश का मतलब समझते हैं श्रीकांत भाई? अगर एक आम आदमी, ज्यादा ज्यादा टैक्स ज्यादा पेयर, ज्यादा 15 करोड़ नहीं, मैं 15 करोड़ नहीं, ज्यादा। मैं एक अमाउंट मान लेता हूं 15 करोड़, मैं 1 करोड़ रुपए मान लेता हूं, छोड़िए 15 करोड़ भी बहुत ज्यादा, मैं 1 करोड़ रुपए मानता हूं। आपको पता है कि अगर आपके घर में सच में 1 करोड़ रुपए व्हाइट मनी, जो कि आपने टैक्स दे के कमाया है, अगर पड़ा है ना, और कोई पुलिसिया रेड हो जाए, कोई सीबीआई इनकम टैक्स की रेड हो जाए, कोई ईडी की रेड हो जाए ना, तो आपको ये प्रूव करने में सालों बीत जाएंगे कि साहब ये मेरा हार्ड अर्नड मनी है और मैंने इस पे ये टैक्स दिया और यहां से पैसा कमाया है, सोर्स ऑफ इनकम इतना टैक्स दिया हूं और उसके बाद रखा हूं। फिर आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि भैया तुमने 1 करोड़ रुपया कैश अपने घर में क्यों रख रखा है? आप जवाब देते देते बुढ़े हो जाएंगे जवानी से, और आपके पैसे भी फंस जाएंगे और आप खुद फंसे रहेंगे। आप सोच के देखिए कि एक जज जो अभी पदासीन है, वो जज है, उन्होंने कसम खाई है न्याय देने की। न्यायमूर्ति सॉरी, है वो, न्यायमूर्ति। हाँ न्यायमूर्ति हैं सर, वो रोज लाखों लोगों की जान माल की रक्षा करते हैं, वो लोगों को न्याय देते हैं। वो आदमी और उसके घर से 15 करोड़ रुपए अनुमानित राशि जो है वो पाई जाती है। क्या इसको न्यायपालिका
मतलब मुझे वो शब्द नहीं मिल रहा है जिससे मैं न्यायपालिका की तुलना करूं। क्या हमारे न्यायमूर्ति और न्यायपालिका इस घटिया ही स्तर तक गिर चुके हैं? आम पब्लिक की नजर में इन लोग का स्तर, मैं आपको सत्य बता रहा हूं सर, उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा इस पटल पर मैं, आप जानते हैं सेंसरशिप बहुत तगड़ी है, लेकिन जस्टिस योगेश वर्मा जैसे लोगों ने, यशवंत वर्मा जैसे लोगों ने पूरी की पूरी न्यायपालिका को आज एकदम कलंकित कर दिया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सब कुछ के बाद भी सिर्फ उनका ट्रांसफर होता है। एक आम आम सरकारी कोई नौकरशाह अगर 10-20-5 हजार रुपए की घूस लेते पकड़ा जाता है सर ना, तो सबसे पहले जेल जाता है। किसी नौकरशाह के घर से अगर 10-20-50 लाख रुपए कैश मिल जाए तो पहले जेल जाता है और सारे जीवन बीत जाता है। जस्टिस साहब के घर से तो 15 करोड़ से ऊपर की राशि बरामद हुई है, और उनको सजा में क्या मिला? एक न्यायालय से एक और न्यायालय में ट्रांसफर। वाह सर, क्या न्याय व्यवस्था है, क्या न्याय व्यवस्था है। वो जो पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था ना कि आज तक कभी किसी नेता को सजा हुई है, आज तक किसी जज को सजा हुई है, सर वो तो, ये तो फिल्मी, आपको नहीं लग रहा कि पूरा फिल्मी एक पटकथा लिखी गई है? ये स्क्रिप्ट है हाँ किसी फिल्म की। तो सर ये देखिए, इम्यूनिटी कहां से मिलती है? ये कौन लोग हैं जो इसको ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि कोई बात नहीं, पहले इनका ट्रांसफर करो, फिर इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, फिर ये रिजाइन देंगे या इनका इस्तीफा लिया जाएगा या इनको बर्खास्त किया जाएगा, उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर होगी। देखिए संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी न्यायाधीश के खिलाफ एफआईआर ना हो सके, जांच ना हो सके, समन ना दिया जा सके। मैं और एक और चीज है, आप ये समझिए कि दरअसल ये कहीं नहीं है, इसे कहते हैं इलीगल जुडिशियल। आप सोचिए कि इंक्रोचमेंट है, इलीगल जुडिशियल इंक्रोचमेंट। जुडिशरी इंक्रोचमेंट कर रही है, अलग अलग जगहों पर अपने हिसाब से सेट हो रही है, और सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर रहा है कि दरअसल भगवान शिव जो है, और महाकाल में किस टीडीएस का पानी चढ़ेगा, जलीकट्टू में कितने क्या गाय बैल क्या क्या चराए जाएंगे, क्या होगा, क्या खेल होगा, सुप्रीम कोर्ट सब डिसाइड करेगा। पर सुप्रीम सर कोर्ट यही डिसाइड कर रहा है। सर हाँ सर जज साहब लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे किस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश होगा, नहीं होगा। हमारे हाँ वो मंदिर जहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, वहां जज साहब लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं, महिलाओं को वहां प्रवेश दिया जाना चाहिए। हाँ, ये जज साहब डिसाइड करते हैं ना। जज जज साहब रिलीजियस मामलों को डिसाइड करते हैं। जज साहब सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो जजेस है। लेकिन जज साहब सब कुछ लेकिन कर सर सकते हैं। जब हाँ यही, नहीं नहीं सर, जब हरे टिड्डों की बात आती है तो इन जज साहब के मुंह में मेहंदी क्यों जम जाती है? दही नहीं जमती है। दही जमेगी तो निकल जाएंगे, मेहंदी जम जाती है फेविकॉल पी हरे के बैठ टिड्डों जाते के हैं यार, सीधी मामलों में। बात कहो, फेविकॉल पी के बैठ जाते हैं, है ना। फेविकॉल का डिब्बा इनके मुंह में घुसड़ जाता है। दरअसल इनलीगल इंक्रोचमेंट जो है, जिससे मैं जुडिशियल एक्टिविज्म कहता हूं, दरअसल ये जजेस का एक शगल है। और आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट खुद ये एज्यूम करता है और वो एक नोटिस जारी करता है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या क्या करते हैं? वो कहते हैं साहब, मुझे जो है हमारी सैलरी इतनी होनी चाहिए, हमारे ये प्रोटोकॉल होना चाहिए। अभी जस्टिस गवाई गए थे महाराष्ट्र, आपको पता है। और जस्टिस गवाई जब महाराष्ट्र गए तो वहां पर डीजीपी हो और जो तमाम लोग उनकी आगवानी में नहीं खड़े हुए, तो उन्होंने बड़े मंच पर साहब कह दिया कि ये तो गलत है, ये तो गलत हो रहा है, ये तो ऐसा हो रहा है, यहाँ पे सीएम चाहिए, हमको पीएम चाहिए, हमको डीएम चाहिए, हमको सारा महकमा यहाँ चाहिए। दरअसल चुने हुए लोगों का दम्भ तो समझ में आता है, पर सेलेक्टेड लोगों का दम्भ समझ नहीं आता है। ये कैसा, ये अहंकार है, ये कैसे आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं जुडिशियल। आप ये गौर समझिए कि दरअसल अगर महाभियोग चलता है, चलिए महाभियोग पे आ रहा हूं मैं, अगर महाभियोग चलता है, इम्पीचमेंट चलता है, इम्पीचमेंट के बाद सारी चीजें निकल कर आती है और इनको हटाना, इनको हटा दिया जाता है। हटाने के बाद सबसे पहले सीबीआई जांच की संस्तुति होगी, सीबीआई जांच होगी, आप समझिए। और जैसे ही सीबीआई जांच होगी और एफआईआर होगा,
तुरंत पता चलेगा कि साहब ये पैसा किसका था। जांच तो होगी। और आपको क्या लगता है कि जांच के स्टार्टिंग के सारी चीजें निकाल कर नहीं आ गया होगा? क्या अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि साहब ये जांच में कौन कौन सी सारी चीजें हैं? अंदर खाना जांच चल रही होगी साहब। पैसा कहां से आया, कैसे नहीं आया। दरअसल आप ये समझिए कि ये पाकिस्तान मतलब सुप्रीम कोर्ट, ये फिर जुडिशियल सिस्टम जो है वो प्लेग जैसी बीमारी है। उसका इलाज इंटरनल नहीं, एक साथ नहीं कि आपने 2 दवाई दे दी तो वो ठीक हो गई, आपने एक सिरिंज लगा दिया तो ठीक हो गया। उसका मल्टीपल इलाज करना है। तो नरेंद्र मोदी इलाज यहां से शुरू कर रहे हैं। प्रिकॉशंस भी देंगे, प्रिस्क्राइब भी करेंगे, सर्जरी भी होगी, डायल्यूजन भी होगा, और आप देखेंगे मेडिसिन, एंटीबायोटिक, सर्जरी, हर जगह हर तरीके से अब जुडिशरी का इलाज शुरू हो चुका है। इससे जुड़ी हुई एक और खबर, आपको पता है कल अमित शाह किस किस से मिले, कैसे कैसे मिले, आपको पता है ना? अमित शाह ने 2.5 घंटे में 5 मीटिंग्स की। विधि मंत्री से मिले, यानी कि कानून मंत्री से मिले, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नड्डा साहब सबसे मिले, कहीं फोन पर बात हुई, बहुत सारी चीजें निकल कर। क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं सोचिएगा। तो क्या आपने पाकिस्तान का तो चरस वो दिया, पाकिस्तान की तरफ ने लंका लगा दी। अब इधर जो पाकिस्तान है, इधर जो फ्रिंज एलिमेंट है, अनवांटेड एलिमेंट है, इधर जो देश शासन प्रशासन कानून व्यवस्था सब पर जो आतिताई की तरह बैठे हुए हैं, और जो थेथर हैं, थेथर होता है ना खरपतवार, मानता नहीं है, वही उसका इलाज दरअसल अब सरकार करने जा रही है। थेथरई का जो थेथर है, ये जो खरपतवार है, जो मानते नहीं है, इस्तीफा देकर बच गया होता, लेकिन अब रिजाइन करवाया जाएगा, निकाला जाएगा, एफआईआर होगी, जांच होगी। तो ये जो हमारे यहाँ कहावत है, मैं हमेशा एक कहावत ही बोलता रहता हूं, हमारे यहाँ कहावत है कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे ना। तो ये वही हाल है, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। और जस्टिस वर्मा अब तैयार हैं, उनके भी दिन पूरे हो गए हैं, अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं आजकल इलाहाबाद में, बाहर नहीं निकलते हैं। और चैम्बर तो छोड़िए, वो अपने घर से भी आजकल बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनको भी पता है, और उनके जो परिवार वाले रिश्तेदार वकालत के पेशे में हैं, उनको भी दिक्कत होने वाली। दरअसल जांच की आंच उन पर भी जाएगी। जी श्रीकांत भाई, आपकी बातों से मुझे एक बात स्पष्ट हो गई है कि मोदी सरकार अब इनको छोड़ने वाले, इनको निपटा के मानेगी। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं श्रीकांत भाई, मोदी जी के पास ये मौका पड़ा है जस्टिस वर्मा के थ्रू पूरे के पूरे न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका को एक मैसेज दें कि अब आज तक जो कुछ होता आया है भविष्य में वो ना हो। आज से पहले आप लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे वो ठीक है, मैं उस पे सब पे पर्दा डाल दूंगा, मैं उन बातों को नहीं कुरेदूंगा, मैं पुराने जख्मों को वापस कुरेद के हरा नहीं करूंगा। लेकिन अब भारत माँ के ऊपर कोई नया जख्म मुझे नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ये जो करप्शन है ना, इस पे जो चोट करनी है, मुझे लगता है कि जस्टिस वर्मा से ही शुरुआत करनी चाहिए कि आप चाहे जज हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आप कुछ भी हो, अगर आप करप्ट हैं तो आपको सजा मिलेगी। और जस्टिस वर्मा अगर हकदार हैं तो उनको भी जेल जाना चाहिए। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने बहुत लोगों को जेल भेजा होगा, तो जरा खुद भी जेल की हवा चखाएं, उनको भी जरा पता चले कि जेल का जीवन कैसा होता है, मुलाइजा, और उसके बाद पता नहीं कौन सी बैरक होती है। लेकिन क्योंकि जज साहब हैं तो हो सकता है इनको थोड़ी स्पेशल वीआईपी व्यवस्था मिले। तो श्रीकांत भाई, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी मुद्दे पे आपसे फिर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।